हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। हमारी यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड हुई है जिसपे हमने एम्स सीआरई 2025 के पोस्ट कोड 2 जिसमें डबल एओ जेओ और ऑफिस असिस्टेंट के बारे में हमने उनका पूरा एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की, सिलेबस के बारे में बात की और स्ट्रेटजी के बारे में बात की। उस वीडियो में बताया गया है कि परीक्षा प्रो के ऐप पे एमसीआरई का जो है कि कोर्स जो है कि जो है कि अवेलेबल है। जो लोग उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं जाकर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले परीक्षा प्रो ऐप कैसे डाउनलोड करें, कहाँ पे वो कोर्स है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो पिछले साल 2024 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे एमसीआरई के क्वेश्चन में एग्जाम में उसको देखेंगे। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और उससे आपको तैयारी करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परीक्षा प्रो ऐप पे वो कोर्स कहाँ है ताकि आपको वो कोर्स विजिट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर पे जा करके आप सर्च वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ पे जब परीक्षा प्रो ऐप जो है कि आप सर्च करेंगे तो आपको इस लोगो के साथ एक परीक्षा प्रो का ऐप नजर आएगा। ये है परीक्षा प्रो, क्योंकि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसीलिए ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये आप यहाँ से जो है कि परीक्षा प्रो का ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो है कि, और यहाँ से आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, परीक्षा प्रो के ऐप में एक तरीके से लॉगिन कर जाना है। ठीक है, जब आप परीक्षा प्रो ऐप में लॉगिन करोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगा और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये चीज़ें डाल करके आप परीक्षा प्रो ऐप पे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम का एक सेक्शन बनाया गया है, ये जो रेड कलर में है, जब इस डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम में जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ कई सारे कोर्सेज नजर आएंगे जिसमें परीक्षा प्रो का प्रीवियस जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का कोर्स था, 2025 में जो केवीएस और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और ईएमआरएस में जो प्रिंसिपल बैच लॉन्च हुआ है उसका कोर्स है। साथ ही साथ आईआईटी एनआईटी सब में जो है कि वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कोर्स है। और यहीं पे सबसे नीचे एमसीआरई एग्जाम 2025 का जो है कि कोर्स क्रिएटेड है। ठीक है, जैसे ही एमसीआरई वाले पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बैच डिटेल में सारी बातें लिखी गई हैं कि बैच कब से शुरू हुआ और कब तक वैलिड रहेगा, फी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और क्या क्या सिलेबस में कवर हुआ। डेमो क्लास अभी कोई अपलोड नहीं हुआ है, आज डेमो क्लास में भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जब इस क्लास सेक्शन पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से पूरा प्लेलिस्ट बना करके चीजें अपलोड की जा रही है। ठीक है, जैसे लीव रूल है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे 1 बाय 1 लेक्चर 1 से लेके आगे के सारे लेक्चर तक इस तरह की वीडियो अपलोडेड है। जब आप कोर्स को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये जो अनलॉक नाउ आ रहा है, ये जो है कि व्यू आने लगेगा, मतलब कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा तो ये अनलॉक नाउ नहीं बल्कि व्यू आने लगेगा और आप जो है कि सारे जो है कि वीडियोज को जाकर के यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पूरी प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 सारे जो है कि वीडियोज अपलोडेड है। ठीक है, ऐसे ही अभी 4 चीजें अपलोड हो गई हैं, बाकी धीरे धीरे जो है कि जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसी क्लासेज के बगल में क्लास पीडीएफ का सेक्शन है जिसमें जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनका रिवीजन नोट्स भी यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। जैसे लीव रूल की बात करें, लीव रूल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप कोर्स को सब्सक्राइब कर लोगे यहाँ अनलॉक नाउ की जगह वो व्यू और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद यहीं पे एक्सरसाइज सेक्शन आता है जिसमें एमसीक्यू अपलोड किए जाएंगे। तो आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। 1500 रुपए फी रहेगा जो है कि, और जो है कि इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्लस एमसीक्यू का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको कहाँ से एक्सेस करना है एक बार फिर बता दूं। जब आप रजिस्ट्रेशन करके परीक्षा प्रो पे लॉगिन करोगे तो यहाँ डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम का जो सेक्शन है इसमें जब क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे जो है एमसीआरई का जो कि कोर्स क्रिएट करके डाला गया, इस पे क्लिक करते ही आपको पूरा यहाँ पे, और क्लासेस सेक्शन में जाएंगे तो सारे क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ऐप एक्सेस करने में, इसीलिए जो है कि ये चीज बताई गई है।
अब हम आते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का जो एमसीआरई का जो पेपर आया था उसके क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे गए थे। ताकि इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें पढ़ते समय किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, ये चीज, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। जैसा कि पिछले बार जो लोग अपियर हुए थे उन्होंने जो शेयर किया था उसके आधार पे है ये, क्योंकि एम्स जो है क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं करता, इसीलिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आए हैं उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हैज वन सर्वाइविंग child but one second time pregnancy, she has twin child, maximum maternity leave for second time will be, maternity leave maximum हमेशा जो है 180 डेज का ही मिलता है, चाहे ट्विंस हो जाए चाहे सिंगल हो बच्चा, हमेशा मैटर्निटी लीव 180 दिन का ही मिलता है। और वो क्वेश्चन किससे है, लीव रूल से है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम चाइल्ड केयर लीव इन इंटायर सर्विस, ये भी क्वेश्चन देखिए लीव रूल से है। और 730 डेज पूरी सर्विस में जो है कि इनको जो है कि चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है। ये सारी चीजें आप जब लीव रूल पढ़ोगे तो वहां आपको चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि अगर क्या ट्विन चाइल्ड हो गया था तो क्या 180 की तुलना में डबल मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज। अगला है वन वुमेन इज सीकिंग सीसीएल फॉर फर्स्ट चाइल्ड फॉर 2 ईयर्स, मतलब 730 डेज जो उसको पूरी सर्विस में सीसीएल मिल सकता है वो अपने फर्स्ट चाइल्ड के लिए ही लेना चाह रही है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये क्वेश्चन भी लीव रूल से है और ये अलाउड है। सीसीएल का रूल जब आप पढ़ोगे तो वहां आप पढ़ोगे कि पूरी सर्विस में 730 दिन का उसको सीसीएल मिल सकता है और मैक्सिमम 2 इल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के केयर करने के लिए मिलता है। अब वो पूरा लीव किसी एक के केयर करने में खर्च कर दे या दोनों के केयर करने में खर्च कर दे, वो उस फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर है। ठीक है, अगर वो पहले चाइल्ड के केस में ही 730 ले लेना चाहती है तो अगली चाइल्ड पे उसको सीसीएल नहीं मिलेगा, उसे दूसरी लीव लेनी पड़ेगी। तो मना नहीं है, मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वीक प्रेग्नेंट गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट अलाउड इन ट्रेनिंग इन हजार्डेड प्लेस, इसका कहीं पे कोई रूल वगैरह मिला नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहां से आ गया इसका कोई आइडिया नहीं लग पाया। अगला क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई एंड पीएफएमए, ये पीएफएमए शेयर किया गया जबकि ये पीएफएमएस होता है। ठीक है, तो आरटीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। और पीएफएमएस के बारे में आपको जीएफआर में पढ़ने को मिलेगा। इसका मतलब होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज जीएफआर में आपको बताई जाएगी। भारत सरकार में जो भी पैसे एक तरीके से भारत सरकार किसी को पेमेंट करता है वो सब इसी एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे पीएफएमएस पोर्टल बोला जाता है, इसी पोर्टल के जरिए किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन था आरटीआई रिप्लाई टाइम लिमिट इफ इश्यू रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी क्वेश्चन आरटीआई से रिलेटेड है। और वहां आप पढ़ोगे कि नॉर्मल केस में जो मैक्सिमम 30 दिन में रिप्लाई देनी होती है, लेकिन अगर वो एप्लीकेंट की लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड मामला है तो वो 48 आवर्स में उसको रिप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, ये बात भी आरटीआई में पढ़ाई जा चुकी है। अगला भी उसी से है, आरटीआई लाइफ लिबर्टी डेज वही 48 आवर्स, या देना चाहे तो 2 डेज कह सकते हैं। वैसे रूल में 48 आवर्स लिखा है, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से नहीं लिखा है। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन था डज डे ऑफ रिटायरमेंट काउंट ऑज वर्किंग डेज, ये पेंशन रूल से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका रिप्लाई है यस। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट के डे पे, ठीक है, ड्यूटी पे है तो वो वर्किंग डे ट्रीट किया जाएगा, लीव पे है तो उसे लीव माना जाएगा, सस्पेंड है तो उसे सस्पेंड माना जाएगा। तो यहां यही पूछ रहा था, इसका मतलब यही था कि वो ड्यूटी पे है तो क्या उसका वर्किंग डे वो माना जाता है कि नहीं, तो बिल्कुल माना जाता है। ये चीज पेंशन रूल में आपको पढ़ाई जाएगी अभी। विच ऑफ द लीव इज ए राइट, कोई भी लीव नहीं, ये लीव रूल से सवाल
और जब लीव रूल आप पढ़ोगे तो वहां पहले ही लेक्चर में ये बात बताई गई है कि लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट नहीं है, चाहे कोई भी लीव ईएल हो यूएल हो, कोई सॉरी कोई भी लीव हो, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन है वो एलटीसी से है। एलटीसी फैमिली एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा गया है, तो ये भी एलटीसी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फैमिली की डिफिनीशन काफी बड़ी होती है, उसमें स्पाउस होते हैं, सन होता है, डॉटर होता है, मदर, फादर, माइनर ब्रदर, सिस्टर्स, विडो, डाइवोर्स्ड, ये सब उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये पूरा एलटीसी में पढ़ाया गया है। तो ये एलटीसी रूल से सवाल पूछ लिया गया था। अगला था हाफ पे लीव फ्रैक्शन रिलेटेड टू व्हाट। ये भी देखिए लीव रूल से सवाल पूछ लिया। लीव रूल से बहुत अच्छे खासे सवाल पूछे गए थे। ये कहना क्या चाह रहा है, जो हाफ पे लीव होता है वो एवरी 6 मंथ पे 10 मिलता है। ठीक है, तो पर मंथ अगर इसको करना है तो 10/6 करेंगे। ठीक है, ये चीज तो यही पूछ रहा है कि 10/6 करने का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, ठीक है, जैसे इसका अगर हम वो करेंगे तो 1.67 निकल करके आएगा। तो ये जो फ्रैक्शन है इग्नोर किया जाएगा या नियरेस्ट में राउंड ऑफ किया जाएगा, तो ये नियरेस्ट में राउंड ऑफ किया जाता है। क्योंकि ये 1.67 है तो ये 2 में राउंड ऑफ हो जाएगा। 0.5 से ये कम होता तो उसको इग्नोर कर दिया जाता। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन आया था एफआरएसआर से, फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल से पूछ लिया सीधा कि फी जो है किस रूल में है। तो वो भी बताया गया, FR 46A में जो है फी के बारे में बताया गया है। इसी FR 46 में ऑनरेरियम के बारे में भी बात की गई है, जो FR 46B में गवर्न होता है। ठीक है, तो मेन रूल है FR 46, लेकिन उसमें भी 2 सेक्शन है, 46A 46B। तो 46A में फी गवर्न होता है का रूल दिया हुआ है और 46B में ऑनरेरियम का रूल दिया हुआ है। अगला देखिए, फिर लीव रूल से सवाल पूछ लिया, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ LND, लीव नॉट ड्यू। टोटल सर्विस में पढ़ाया गया है कि 360 दिन का जो है कि लीव नॉट ड्यू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जा सकता है। ठीक है, वो चीज। अगला है पेंशन रूल नंबर फॉर गुड कंडक्ट आफ्टर रिटायरमेंट। ये पेंशन से सवाल पूछ दिया, पेंशन रूल से वहां पे भी पढ़ाया गया। पहले ये था रूल नंबर 8, अब इसको गवर्नमेंट ने चेंज कर करके रूल नंबर 7 कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया रूल नंबर 7। ये इसीलिए पूछा भी गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये रूल चेंज किया है। अगला वही रिपीट हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट गेट फी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी गवर्न थ्रू व्हिच रूल, वही FR 46A। ये भी FRSR का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन होगा। डज नन इफेक्ट इन विच ऑफ द केस, प्रोबेशन, डिपार्टमेंटल एग्जाम, LTC, ऑल। इसका रिप्लाई होगा ऑल। ये भी लीव रूल से सवाल ये पूछा गया, लीव रूल में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। ठीक है, हाउ मेनी मैक्सिमम हाउ मेनी HPL पर मंथ। देखिए यही चीज जो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके आपको बताया ना कि 1.67 जो है कि पर मंथ उसको मिलता है। 6 महीने पे 10 मिलते हैं, तो डिवाइड करके निकालेंगे तो 1.67। तो चूंकि नंबर ऑफ डेज है तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम, ये भी देखिए लीव रूल से सवाल आ गया। और मैक्सिमम पर मंथ 2 दिन का जो है कि मिल सकता है, लेकिन हर मंथ 2 दिन का नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करके फिगर निकाला गया है। तो अगर मल्टीपल मंथ का निकालना होता है तो 1.67 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 महीने का निकालना है तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको नियरेस्ट में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। आगे पूछ लिया, मैक्सिमम इनकेसमेंट ऑफ HPL फॉर ट्रेवल अलाउंस। ये LTC से रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा शेयर किया गया था। LTC में इनकेसमेंट लेने का प्रोविजन होता है और वहां पे HPL का इनकेसमेंट नहीं होता है, केवल EL का इनकेसमेंट होता है। ठीक है, ये भी LTC रूल में पढ़ाया गया है और लीव रूल में भी पढ़ाया गया है, दोनों जगह ये चीज पढ़ाई गई है। व्हाट इज डेमी ऑफिशियल लेटर, ये MOP में आपको मिलता है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर से ये सवाल पूछ लिया गया था। जो डेमी ऑफिशियल लेटर होता है सीनियर ऑफिसर के द्वारा डायरेक्टली किसी सीनियर ऑफिसर को लिखा जाता है। ठीक है, ये पर्सन ऑफिसर टू ऑफिसर कम्युनिकेशन होता है, ऑफिस टू ऑफिस कम्युनिकेशन नहीं। ठीक है, एक सीनियर ऑफिसर
दूसरे सीनियर ऑफिसर को डायरेक्ट लिखता है, बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में लिखता है, और अर्जेंट मैटर में जब सीनियर ऑफिसर के इंटरवेंशन की जरूरत होती है तो डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। तो ये मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर से क्वेश्चन आ गया था। अगला है मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिक पे लिमिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये एफआरएसआर में ये पे फिक्सेशन पढ़ाया जाएगा। आप एफआरएसआर से पूछा था, तो मिनिमम पे होता है 18,000 जो एमटीएस की पे होती है, और मैक्सिमम पे होता है 2,50,000 जो कैबिनेट सेक्रेटरी की पे होती है। कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार में सबसे हाईएस्ट पे ड्रॉ करते हैं 2,50,000 का। अब मिनिमम पे जो होता है 18,000 जो एमटीएस की पे होती है। ठीक है, तो इसमें सवाल पूछ लिया था, तो ये उसका आंसर था। अगला था कैजुअल लीव कैन बी कन्वर्टेड इनटू अर्न लीव ऑन रिटन रिक्वेस्ट ऑफ होम। देखिए, जब लीव रूल आप पढ़ेंगे, ये भी लीव रूल से सवाल पूछ लिया, लीव रूल से अच्छे खासे सवाल पूछ लिया था। तो लीव रूल में कैजुअल लीव को कन्वर्ट करने का प्रोविजन नहीं है। लीव रूल में जब जहां पे पढ़ा गया वो एक लीव को दूसरे लीव में कन्वर्ट करने का प्रोविजन। लेकिन अगर हम मान ले कैजुअल लीव को भी मान ले कि कन्वर्ट करना है, तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट के ही रिक्वेस्ट पे कोई भी लीव कन्वर्ट की जा सकती है। डिपार्टमेंट अपने मन से किसी भी लीव को कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही पूछा था कि किसकी रिक्वेस्ट पे ये कन्वर्ट किया जाएगा, तो गवर्नमेंट सर्वेंट की रिक्वेस्ट पे कन्वर्ट किया जाएगा। डिपार्टमेंट या कोई भी ऑफिसर अपने मर्जी से किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीव को कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स कैन एन एम्प्लॉय स्टे विदाउट टेकिंग लीव। ये भी लीव रूल से सवाल पूछ लिया, और वहां पे मैंने बताया है कि मैक्सिमम 5 इयर्स तक कोई कंटिन्यूअसली अब्सेंट रह सकता है। उसके बाद भी अगर वो अब्सेंट है तो उसको डीम्ड रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन था, हाउ मच लॉस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू एचओडी। ये जनरल फाइनेंशियल रूल जीएफआर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वहां पे पहले ही चैप्टर में ये बात बताई गई है कि अगर कोई भी लॉस है और 1,000 रुपए तक का लॉस है, तो वो एचओडी को रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन, एज लिमिट ऑफ अनमैरिड डॉटर एज डिपेंडेंट। ये एलटीसी से सवाल पूछ लिया, और वहां पे पढ़ाया गया है कि चाहे सन हो चाहे डॉटर, कोई एज लिमिट नहीं होती है उनके ऊपर। मतलब वो जब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट हैं तब तक उनको एलटीसी की फैसिलिटी मिलती रहती है। ठीक है, ये चीज है। आगे पूछ लिया, एमोलुमेंट ऑफ पेंशन इज कैलकुलेटेड ऑन। ये पेंशन रूल से सवाल पूछ लिया कि पेंशन कैलकुलेट करने के लिए जो एमोलुमेंट निकाला जाता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो उसमें बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंट एनपीए होता है, डीए नहीं होता है उसमें। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, और कुछ चीजें जो ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है सब कुछ वहां पे कवर है, कुछ भी नहीं छूटता है। अगला क्वेश्चन है, फैमिली मेंबर नॉट इंक्लूडेड इन सीएसएमए रूल। ये मेडिकल अटेंडेंट रूल जो एफआरएसआर है उसमें आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और वहां पे जो पढ़ाया जाएगा वो देखिए, डॉटर है फैमिली की डिफिनेशन में, लेकिन एल्डर ब्रदर नहीं होता है, केवल माइनर ब्रदर इंक्लूड होता है। मतलब जैसे ही 18 साल की एज कंप्लीट हो गई, अब वो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की डिफिनेशन में नहीं आते। ठीक है, तो ये जो है कि नहीं आते, स्टेप मदर आती है। ठीक है, तो ये एफआरएसआर से क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए टाइम कौन ए गवर्नमेंट सर्वेंट चेंज होम टाउन। ये एलटीसी से रिलेटेड पूछ लिया था, और वहां पे पढ़ाया गया है कि ओनली वंस, पूरी सर्विस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय केवल एक बार अपने होम टाउन को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये चीज। अगला था, डीए ऑन फॉरेन टूर इज रेगुलेटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। फॉरेन का मामला है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जो लोग बाहर जाएंगे, टूर पर जाएंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे, या किसी भी पर्पज से जाएंगे, तो उनको डीए मिलता है। डीए माने यहाँ डियरनेस अलाउंस नहीं, बल्कि उसको डीए को बोलते हैं डेली अलाउंस। उनको वहां रुकने का, होटल का खर्चा, डेली खाने का खर्चा, और वहां लोकल ट्रेवल, ये 3 चीजें मिलकर के डेली अलाउंस बनती है। ठीक है, ये टीए का जब क्लास होगा तो वहां पे आपको चीजें बताई जाएगी। तो जो विदेश में जाते हैं फॉरेन टूर पे, तो उनका डीए को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, एमईए बताता है। और डोमेस्टिक लेवल पे डीए का जो रेगुलेशन होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा रेगुलेट होता है। मतलब आप कंट्री में कहीं टूर वगैरह पे जाते हो तो आपको जो डीए मिलेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा मिलेगा। ठीक है, ये चीज।
फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, टोटल एचपीआर फॉर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, ये भी वही हमने बताया ना कि 1.767 जो अभी हमने पढ़ा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2, ये भी लीव रूल से सवाल पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, एलटीसी इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी एलटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट शेयर किया गया है, लेकिन ये पूरी बात एलटीसी रूल में पढ़ाई गई है बहुत डिटेल में, तो वहां पे आप चीजों को देख सकते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूअस लीव? 5 ईयर्स, ये भी लीव रूल में पढ़ाया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम 5 साल तक जो है कि कंटिन्यू लीव पे रह सकता है। अगला है, मिस्टर एक्स हैज बीन पनिश्ड विद द स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर फ्रॉम जून 23, हाउ मेनी इंक्रीमेंट ऑफ मिस्टर एक्स विल बी स्टॉप्ड? ये सीसीएस सीसीए रूल से सवाल पूछ दिया। ठीक है, ये चीज भी वहां एग्जाम्पल के साथ एकदम पढ़ाया गया है, पढ़ाया जाएगा, पुराने बैच में पढ़ाया गया था, अभी आपको फिर बताया जाएगा। इसका आंसर होगा 3। क्यों होगा वो भी देख ले। जून 2023 में किसी के ऊपर पेनाल्टी लगी कि आपका एक जो है इंक्रीमेंट है वो 3 साल के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन इंक्रीमेंट की जो डेट होती है वो या तो 1 जुलाई होती है या 1 जनवरी होती है। ठीक है, तो यहां मान ले कि अगर उसकी इंक्रीमेंट की डेट 1 जुलाई होगी तो वो क्या होगा, ये पेनाल्टी 1 जुलाई 2023 से इंप्लीमेंट होगी, तो एक 1 जुलाई 2023 का उनका रुक जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक है, एक अगला 1 जुलाई 2024 का भी रुक जाएगा, और एक 1 जुलाई 2025 का भी रुक जाएगा, और 30 जून 2026 को एक तरीके से क्या होगा कि इनका पेनाल्टी का 3 साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से पेनाल्टी इंप्लीमेंट हुई है, तो 1 जुलाई से 3 साल के लिए काउंट किया जाएगा, तो ये 30 जून 2026 को जाकर के पूरा हो जाएगा। और अगला जो 1 जुलाई 2026 को होगा वो 3 साल प्लस 1 दिन हो जाएगा। इसीलिए ये सवाल पूछता भी है कि लोग क्या करेंगे, 23 में 3 जोड़ के 26 कर देंगे, और वो ये भूल जाएंगे कि 3 साल 30 जून को ही कंप्लीट हो गया। अगर 3 साल 1 जुलाई 2026 को कंप्लीट होता तब ये 3 नहीं बल्कि अगले 4 इंक्रीमेंट उनके रुक जाते, लेकिन 3 साल इसी 30 जून को कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 जुलाई के जो है कि डेट जो है 1 जुलाई 26 की डेट में पेनाल्टी इंप्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि पेनाल्टी में बोला गया था कि 3 साल के लिए रोका जाएगा। तो टोटल 3 इंक्रीमेंट उनके रोक दिए जाएंगे। ठीक है, ये सीसीएस सीसीए रूल में बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगला यही है, पनिशमेंट ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पेड टैक्स सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर या फ्रॉम नेक्स्ट इंक्रीमेंट। फ्रॉम नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ये भी सीसीएस सीसीए रूल से क्वेश्चन पूछ लिया था। देखिए, जैसे यहां था ना, जून 2023 में उनको पेनाल्टी लगी, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो इंक्रीमेंट मिलता है वो या तो 1 जुलाई को मिलता है या 1 जनवरी को। तो अभी जून 2023 की किसी भी डेट में ये पेनाल्टी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंक्रीमेंट की डेट ही नहीं है। इंक्रीमेंट का अगर विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट का पेनाल्टी जब भी किसी पे लगता है, तो जिस डेट में पेनाल्टी लगती है उसके बाद जो उनकी इंक्रीमेंट की डेट है उस डेट से वो होती है। तो ऐसे केस में ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। अगला, टोटल इनकैशमेंट ऑफ लिमिट ऑन रिजिग्नेशन, ये भी लीव रूल में है, पढ़ाया गया है, और ये 50% मिलता है, वो भी केवल ईएल का। ठीक है, ये भी यहां बताया गया है। सैलरी इंक्रीमेंट पर ईयर, आज के डेट में 7th पे कमीशन लागू होने के बाद इंक्रीमेंट का कोई परसेंटेज नहीं है। ठीक है, अब क्या है, पे मैट्रिक्स के द्वारा चीजों को किया जाता है, लेकिन 6 पे कमीशन में जो है कि 3% का इंक्रीमेंट लगता था एवरी ईयर। तो अगर हम उसी को माने तो ये भी एफआरएसआर से क्वेश्चन पूछ लिया है पे के टॉपिक से, और 3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगला था पेनल एक्शन फॉर डॉरी, ये कंडक्ट रूल से सवाल पूछ लिया है। कंडक्ट या सीसीएस सीसीए दोनों से ये आप रिलेट कर सकते हो, और वहां पे जब कंडक्ट रूल पढ़ाया गया तो बताया गया कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे डॉरी का इल्जाम लग जाता है और वो प्रूव हो जाता है, तो या तो उसे सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगला है, ये भी देखिए कंडक्ट रूल से सवाल पूछ लिया है। आपको ये जानना जरूरी है कि सवाल कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, सवाल हर एरिया से पूछे जा रहे हैं।
किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी दूसरी कंट्री की लड़की से शादी करना है तो गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी से भी शादी करना चाहता है, चाहे अपने देश की लड़की से, चाहे विदेशी किसी लड़की से, गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती है। परमिशन तब लेनी पड़ती है जब ऑलरेडी उसकी एक स्पाउस हो, वाइफ हो, और उस एक स्पाउस के होते हुए वो दूसरी शादी करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं, इसीलिए ये शादी के बाद गवर्नमेंट को सूचना देना होगा, ये सही है, क्योंकि गवर्नमेंट को इंटीमेट करेंगे तभी आपकी जो है कि वाइफ का डिटेल आपके सर्विस रिकॉर्ड में इंटर करेगा। ठीक है, ये तो इसमें ये सही है, बाकी दोनों गलत। अगला, व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी के बदले कुछ असिस्टेंट देता है तो उसे क्या बोलते हैं? ये भी एफआरएसआर से क्वेश्चन पूछ लिया और ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। इसको सब्सिस्टेंस ग्रांट बोला जाता है। जब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई सैलरी नहीं मिल सकती है और तो उसका घर परिवार चलेगा कैसे? ऐसे में क्या होता है, ऑफिस जो है कि उसको एक ग्रांट सैंक्शन कर सकता है उसके सर्वाइवल के लिए, उसी को सब्सिस्टेंस ग्रांट बोलते हैं। लेकिन ये तभी मिलेगा जब उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। अगला है 39, हु विल कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूली ज्वाइंड वुमेन गवर्नमेंट सर्वेंट एट गस्टेड पोस्ट? ये भी एफआरएसआर में है और वहां पे है कि गस्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब कोई भी होगा तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाता है, और नॉन गस्टेड अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी सिविल सर्जन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो गस्टेड पोस्ट पे है तो उसका जो मेडिकल है वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। अगला है, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट गेट प्रमोशन ही एक्सरसाइज ऑप्शन टू गेट फिक्स्ड पे इन हाउ मेनी डेज? ये भी देखिए एफआरएसआर के पे फिक्सेशन चैप्टर से पूछ लिया। वहां पे आपको बताया जाएगा कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पे प्रमोशन होता है तो उसे प्रमोशन की डेट के 1 महीने के भीतर पे फिक्सेशन का ऑप्शन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये वहीं से सवाल पूछ लिया था। अगला है, इफ us appeal against authority then authority forward appeal from to higher authority in? ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, ये अनअवॉइडेबल डिले इसका आंसर होगा कि बिना कोई देरी किए उसे अपने नेक्स्ट अथॉरिटी को वो चीज भेज देनी। ठीक है, ये चीज ठीक उसी तरह, इफ अस अपील इन कैट केस व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अथॉरिटी आफ्टर अप्रूवल ऑफ कैट केस? मतलब ये आपको एमओपी में मिलेगा, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में, कैट केस के बारे में। ठीक है, कि अगर कोई केस कैट में एडमिट हो गया है तो अथॉरिटी को पहला स्टेप क्या लेना है? देखिए, दोनों एक्शन लिए जा सकते हैं। ये नहीं हो सकता सो कॉज नोटिस टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये नहीं हो सकता। टेक टाइम फॉर कैट टू प्रिपेयर रिप्लाई, ये भी एक्शन लिए जा सकते हैं, और सबमिट रिप्लाई, ये भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम बचा हुआ है हियरिंग में। ठीक है, जब डिपार्टमेंट को नोटिस मिली, अगर बहुत कम टाइम मिला हुआ है तो वो क्या करेगा, कैट से कहेगा कि हमें रिप्लाई प्रिपेयर करने का थोड़ा और टाइम दे दिया जाए। अगर सफिशिएंट टाइम है तो उसे रिप्लाई बना करके रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर एक ही ऑप्शन चूज करना है तो आप इसको चूज करो। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन, टेन्योर पोस्ट, ये भी एफआरएसआर से पूछ लिया गया। टेन्योर पोस्ट भी एफआरएसआर में आपको पढ़ाया जाएगा कि टेन्योर पोस्ट एक ऐसा पोस्ट होता है जिसपे गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक सर्टेन टेन्योर या सर्टेन टाइम पीरियड से ज्यादा उस पोस्ट पे काम नहीं कर सकता, और जो टेन्योर पोस्ट होता है वो परमानेंट पोस्ट होता है, वो कभी टेम्परेरी पोस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज। अगला, कंपनी फॉर बुकिंग एयर टिकट फॉर इंटाइटल गवर्नमेंट सर्वेंट, ये चीज एलटीसी में पढ़ाई गई है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर एयर टिकट बुक करना चाहता है तो कहां कहां से बुक कर सकता है? तो वो आईआरसीटीसी से कर सकता है, अशोका ट्रेवल से कर सकता है, और बॉमन एंड लॉरी से। इसीलिए इसका आंसर है ऑल। ठीक है, ये चीज। अगला है, फॉर हाउ मच पीरियड इंक्वायरी कमेटी कैन एक्सटेंड सस्पेंशन? ये देखिए सीसीएस सीसीए रूल से सवाल पूछ लिया, और वहां पे आपको चीजें बताई जाएंगी कि एक्चुअली इंक्वायरी कमेटी नहीं बल्कि इसको रिव्यू कमेटी बोलते हैं। रिव्यू कमेटी जो है कि सस्पेंशन एक्सटेंड करने का अगर रिकमेंडेशन करेगी तो एक बार में मैक्सिमम 180 डेज का ही रिकमेंडेशन कर सकती है। ठीक है, ये चीज। अगला, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस परसेंटेज, ये एफआरएसआर से सवाल पूछ लिया गया, और जो भी एक तरीके से डॉक्टर होते हैं
जो मेडिकल लाइन के लोग होते हैं, चूंकि गवर्नमेंट में काम करते समय अगर उन्हें प्रैक्टिस करने से रोका जाता है तो उनको सैलरी के साथ साथ एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है, एनपीए। उसका जो परसेंटेज होता है वो 20% ऑफ बेसिक पे, जो भी उनका बेसिक पे होगा उसके 20% के बराबर हर महीने सैलरी में लगा के उनको दिया जाता है। ठीक है, ये चीज। अगला है, अंडर विच आर्टिकल डज द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर फॉल। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, डीएफपीआर से ये सवाल पूछ लिया था। वहां पे भी ये चीज बताई जाएगी कि आर्टिकल 77(3) है संविधान के। आर्टिकल 77(3) में प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि संविधान ने प्रेसिडेंट को जो पावर दिया है वो चाहे तो अपने नीचे के अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है। इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल बनाए गए हैं, और इस रूल के तहत प्रेसिडेंट ने क्या किया, जो पावर उसे संविधान के तहत मिला उसने क्या किया, रूल बना करके पावर, बहुत सारी पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दी और बहुत सारी पावर अलग अलग मिनिस्ट्री को दे दी। ठीक है, ये चीज है। अगला, डीम्ड सस्पेंशन हैपेंस विद इन हाउ मेनी आवर इन केस ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। ये भी सीसीएस सीसीए रूल से क्वेश्चन है, और उसमें बताया जाएगा कि जब किसी को 48 आवर्स से ज्यादा टाइम के लिए अगर अरेस्ट कर लिया गया तो उसे डीम्ड सस्पेंड कर दिया जाता है। ये वहीं से सवाल था। अगला, कैन ए फैमिली रिजाइडिंग वेवर बी गिवन फॉर ए विडोड डॉटर इफ सी मैरिड। जैसे ही कोई विडोड डॉटर जब तक है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन जैसे ही वो शादी कर लेती है अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। और जब डिपेंडेंट नहीं हो सकती तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहने का, वेवर देने का कोई बात ही नहीं, तो ये नो हो जाएगा। ये एलटीसी रूल से सवाल पूछ लिया। ठीक है, ये चीज। अगला, प्रमोशन इज गिवन टू मेक थिंग्स इक्वल अंडर विच रूल। इसका कुछ आता पता नहीं चला, या तो ये क्वेश्चन गलत कम्युनिकेट किए गए हैं, क्योंकि प्रमोशन जो होते हैं वो बहुत सारे रूल हैं उसके, कोई एक रूल नहीं है। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन, आप एम्स के डायरेक्टर हो और आपको हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को लेटर लिखना है स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पोस्ट बढ़ाने के लिए, तो कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज होगा, लेटर। जब आप ये मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर से सवाल पूछ लिया था। जब मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा कि एम्स एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी अगर किसी को कुछ लिखेगा तो वो हमेशा केवल लेटर फॉर्म में लिखेगा, वो और कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज नहीं कर सकता। या कोई भी किसी को, ऑटोनॉमस बॉडी को अगर कोई लिखेगा, मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री भी अगर ऑटोनॉमस बॉडी को कुछ लिखना चाहती है तो वो भी लेटर फॉर्म में ही जो है कि कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो ऑटोनॉमस बॉडी भी किसी से कोई कम्युनिकेशन करना चाहती है तो लेटर फॉर्म में करेगी, और कोई ऑटोनॉमस बॉडी से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो भी लेटर फॉर्म में ही करेगा। तो एम्स चूंकि ऑटोनॉमस बॉडी है तो कम्युनिकेशन लेटर फॉर्म में ही होगा। 53, मिनी पेटी अमाउंट विच इज नॉट नेसेसरी टू रिपोर्ट टू योर सीनियर। ऊपर जो हमने पढ़ा कि 1000 रुपए तक का अगर लॉस हुआ है तो ये सीनियर को बताने की जरूरत नहीं है, ये भी जीएफआर से पूछ लिया है। ठीक है, ये चीज। फैमिली एलिजिबिलिटी एंड टीए रूल्स, ये जब टीए रूल पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा पूरा डिटेल में कि फैमिली कौन कौन होते हैं, ये उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया था। अगला है, इरेगुलरिटीज, फ्रॉड ऑफ गवर्नमेंट चेक एटसेट्रा को किसको रिपोर्ट करना होता है, ये भी जीएफआर से क्वेश्चन है। और वहां बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट के अकाउंट के मेंटेन करने में कोई भी फ्रॉड, चेक, इरेगुलर इशू ऑफ चेक मतलब गलत चेक इशू हो गया जिसकी वजह से फ्रॉड हो गया, तो ये सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को बताना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार का जो पूरा अकाउंट सीजीए के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये जीएफआर में चीजें हैं, वो बताई जाएंगी आपको। अगला क्वेश्चन था, मैक्सिमम डीए अप टू ऑन टूर या ट्रेनिंग। ये टीए रूल से क्वेश्चन है। ठीक है, डीए माने यहाँ डियरनेस अलाउंस नहीं बल्कि डेली अलाउंस। वहां पे आप देखोगे तो जो है कि डीए के अलग अलग रेट अलग अलग जो है कि एम्प्लॉय के लिए होते हैं। ठीक है, वैसे तो डीए के 3 अलग अलग रेट थे, लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछने का जो इंटेंशन है वो फूड बिल, जो खाने का पैसा मिलता है उसके लिए है। तो जो मैक्सिमम रेट है वो 1200 रुपए पहले था, इसमें 25% का इंक्रीज हुआ है, तो अब ये हो गया है मैक्सिमम 1500। मिनिमम की बात करें तो पहले ये मिनिमम 500 था, इसमें भी 25% का इंक्रीज हुआ है, तो ये अब हो गया है 625 रुपए। तो ये फूड बिल का, डीए का मैक्सिमम और मिनिमम रेट। ठीक है, ये चीज।
अगला क्वेश्चन, हु राइट ए लेटर टू सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एम्स? डायरेक्टर ही राइट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन, हाउ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बिहेव ड्यूरिंग इंक्वायरी? ये सीसीएस सीसीए रूल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब सही से कम्युनिकेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन था तो आपको बस सिंपल से ये देंगे एज पर सीसीएस सीसीए रूल उसे बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज। अगला, ट्रैवल अलाउंस इन केस ऑफ बोथ हस्बैंड स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट। ये वही जो ऊपर मैंने बताया वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि एलटीसी से सवाल पूछ लिया गया कि अगर कोई भी एक तरीके से गवर्नमेंट और मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनको एलटीसी कैसे मिलती है, ये तो ये एलटीसी रूल से सवाल पूछ लिया। फी फिक्सेशन ये भी रिपीट कर रहे हैं, ऊपर ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके वही, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट करके एनपीए का, पेंशन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से आगे के सारे रिपीट कर दिए गए थे। हाँ, एक चीज और, विद इन हाउ मच टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट शैल अपील अगेंस्ट ऑर्डर? ये सीसीएस सीसीए रूल से सवाल पूछा और वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि ऑर्डर करने के 45 दिन के भीतर वो अपील कर सकता है। ठीक है, ये चीज फिर वही रिपीट हो गया। एफआरएसआर फी रूल नंबर मैं अभी बता दिया। वन सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू लियन, लियन भी एफआरएसआर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये चीज। टाइम पीरियड ऑफ राइट टू गिव इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ लाइफ, अभी मैंने बताया 48 आवर्स। ये लोगों ने जो क्वेश्चन शेयर की रिपीट हो रहे हैं। प्रेसिडेंट पावर्ड इन एनी टाइप ऑफ पेनल्टी, ये सीसीएस सीसीए रूल से सवाल आ गए। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी के ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज कर सकता है। वहां पे हम जब पेनल्टी के बारे में बात करेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट किसी के ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज कर सकता है। एनुअल इंक्रीमेंट एज पर रिवाइज रूल, वही 3% जो मैंने बताया ना कि 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, वो हो गया। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कैन प्रपोज पेनल्टी अंडर रूल? कोई भी पेनल्टी मैंने बताया ना, तो वो सेंस्योर भी दे सकता है, मेजर भी, माइनर भी, तो इसीलिए इसका आंसर ऑल। ये भी क्वेश्चन सीसीएस सीसीए रूल से हो गए। ठीक है, तो टोटल 80 क्वेश्चन जो डोमेन पार्ट से पूछे जाते हैं उसमें से 70 क्वेश्चन लोगों ने शेयर किए हुए थे, जिसका हमने आपको बताया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो पर्पस था। अगले एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे या हो सकता है 2-4 रिपीट भी हो जाए। पर्पस दो ही था। पहला, आपको पता चले कि सवाल कहां कहां से आ रहे हैं, तो सवाल हर जगह से आ रहे हैं, किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं से ज्यादा आ रहे हैं तो कहीं से कम आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। और जब मेरिट बहुत हाई बनती है तो आप किसी भी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकती। और दूसरा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो यही मैंने कहा ना कि देखो सवाल बहुत कठिन नहीं आ रहे हैं। अगर आपको इसके पहले का वीडियो याद हो तो वहां पे जो है कि मैंने बताया हुआ है कि सवाल ट्रिकी नहीं पूछे जा रहे। कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको नॉलेज है तो आप विद इन ए सेकेंड आप सवाल लगा लोगे, अदरवाइज नहीं लगा। ठीक है, तो यही सवाल सब आए थे। कई सारी चीजें पढ़ा करके वीडियो अपलोडेड है और आगे जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड होंगी, ताकि चीजें सिलेबस आपका बहुत पहले एग्जाम के कम से कम 15 दिन पहले आपका सिलेबस खत्म करने का प्लान। ठीक है, तो ये था। और जो लोग अगर कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं वो कर लें, क्योंकि टाइम एकदम नहीं है। और वही जो मैंने बताया कि परीक्षा प्रो ऐप पे जा करके ऐप डाउनलोड कर लें, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पे जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम का एक सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर एकदम लास्ट में एमसीआरई का कोर्स है। ठीक है, वहां से चाहे तो डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे क्यूआर कोड वगैरह आ जाएगा, या कोई दिक्कत है तो 8199900765 इस पे भी संपर्क करके जो भी कोई डाउट है आप अपना क्लियर कर सकते हैं। तो कोर्स अब शुरू हो गया है और बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, तो जो भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।